नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। मृदा निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसका सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी चिंतनीय है। विवेचना करें। सॉइल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम whose social, economical and psychological side effects are also worrisome. डिस्कस 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका जो है, तो 250 वर्ड्स तक हमें यहाँ पे इसको लिखना है आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे मृदा निम्नीकरण है क्या पहले बताना पड़ेगा। फिर मृदा निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या क्यों है हमारे लिए, मतलब उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। और जो प्रभाव है उसको यहाँ पे सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भी आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद इसका एक समाधान देना पड़ेगा कारण के साथ में कि क्यों हो रहा है मृदा निम्नीकरण, कारण भी बताएंगे और उसका फिर सामाजिक प्रभाव क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपका मृदा निम्नीकरण का कॉन्सेप्ट हो गया पहला, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन पहला डिस्कशन ये होगा। दूसरा आपका कॉजेस बता देंगे, सॉइल डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है, नेचुरल कॉजेस एंड मैन मेड कॉजेस। थर्ड हम लोग बता देंगे उसका प्रभाव, इम्पैक्ट, इफेक्ट। तो इफेक्ट में यहाँ पे 3 अलग अलग डायमेंशंस पहले से मेंशन है, तो इन तीनों को फोकस करते हुए लिखेंगे। व्हाट आर द सोशल इफेक्ट, व्हाट आर द इकोनॉमिकल इफेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट। तो इस तरीके से, और लास्ट में एक मृदा निम्नीकरण से बचाव के उपाय, मृदा संरक्षण, कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में भी हम यहाँ पे नहीं पूछा है, लेकिन डिस्कस करते हुए निष्कर्ष देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर हमें डिस्कस करना है। तो मृदा निम्नीकरण का मतलब है मृदा की गुणवत्ता में कई, सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का डिग्रेगेट करना का मतलब है उसकी जो मूलभूत गुण है, मूलभूत गुणवत्ता है, क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, उसमें कमी आना। तो मृदा निम्नीकरण का मतलब भी यही है आपका जो है कि प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की गुणवत्ता में निरंतर कमी आना, पोषक तत्वों में निरंतर कमी आना, विभिन्न कारणों से, चाहे वह कारण प्राकृतिक हो सकता है या मानवीय हो सकता है। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। तो सॉइल डिग्रेडेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कुछ फ्लो चार्ट बताएंगे, प्राकृतिक कारक, फ्लड, ड्रॉट, वोल्केनो इरप्शन, आपका जो है समुद्री जल वगैरह आ जाता है, तो समुद्री जल के कारण से कोई सॉइल डिग्रेडेट हो सकती है, सुनामी, राइट। तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स होंगे। और उसके बाद आपका कुछ वर्तमान में देखा जाए तो मैन मेड फैक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आपका ओवर फर्टिलाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, और आपका जो है एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक आपका जो है सिंचाई, अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग या असंतुलित उर्वरकों का उपयोग, एक ही फसल की कृषि, अवैज्ञानिक कृषि, ये सभी चीज़ें जो है आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। जितने भी ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस है वो भी, जैसे सीमेंट यूज करे तो सीमेंट उड़ करके किसी सॉइल के ऊपर जा करके क्या होती है, जमते जाती है, तो वह सॉइल क्या होगी, हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाती है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है। अर्बनाइजेशन उसका एक फैक्टर है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, अर्बन वेस्टेज, हम लोग जा कर के ऐसे डंप कर देते हैं कहीं पर भी जो है। तो एक खुला क्वेश्चन है, खुला टॉपिक है, तो इसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसमें हाँ कुछ डेटास आपको निकाल लेंगे तो और 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। वर्ल्ड में सॉइल डिग्रेडेशन की स्थिति क्या है, भारत में क्या स्थिति है, तो कुछ डेटा भी डाल देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। बाकी जनरल आप लोग, हर कोई बच्चा जो है थोड़ा बहुत निम्नीकरण के बारे में जानता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। प्राकृतिक एवं कुछ मनुष्य के क्रियाकलापों के फलस्वरूप मृदा के पोषक तत्वों में कमी हो रही है, शीर्ष मृदा का स्थानांतरण हो रहा है, जिससे मृदा निम्नीकरण कहते हैं। एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कृषि उद्योग, शहरीकरण, मृदा का अवैज्ञानिक प्रबंधन, अनावश्यक इस्तेमाल, मृदा गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक, जैविक रूप से गिरावट, ये सब क्या कहलाता है, मृदा निम्नीकरण कहलाता है।
मृदा मौलिक प्राकृतिक संसाधन है, समस्त धरातलीय जीवन का आधार है, अतः मृदा निराकरण करना जो है जीवन के स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। तो ये भूमिका में आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स है मृदा निम्नीकरण के लिए, वो हमने यहाँ पे आगे लिया हुआ है, निम्नलिखित कारक के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, इसको फ्लो चार्ट्स बना के दिखाएंगे, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया है, लेकिन आप इसको जो इस तरीके से एक अच्छा फ्लो चार्ट्स बना के दिखाएंगे आप लोग। मृदा निम्नीकरण का कारण, मृदा निम्नीकरण का कारण, तो कारण में आपका नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक कारण, बाढ़, सूखा, सुनामी सब आ जाएंगे आपके। और इधर आपका जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, मानवीय कारण, मानवीय जैविक कारण, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो ये सभी कारण आपके जो है मानवीय कारण के अंतर्गत ये सभी कारण आएंगे। और भौतिक कारक में वर्षा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक अपरदन, चाहे हवा हो चाहे जल हो किसी के द्वारा, भूस्खलन, सामूहिक स्थानांतरण, सुनामी, वॉल्केनो इरप्शन होगा तो भी किसी क्षेत्र की सॉइल कुछ समय के लिए आपके जंगलों में आग वाग लग जाती है तो उसका विस्तार यदि हो जाता है सॉइल क्षेत्र में तो उसके कारण से आपका जो है, तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। ड्रॉट, सूखा भी आ जाएगा, ड्रॉट कंडीशंस होती है तो भी आपका सॉइल सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा आपका जो है। तो ये सभी चीज़ें आपका जो है नेचुरल फैक्टर्स में आएंगी और ये सभी आपके जो है मैन मेड फैक्टर्स में आएंगे। औद्योगिक, माइनिंग, नगरीकरण, शहरीकरण, जितने भी चीज़ें हैं जिसके कारण से सॉइल की गुणवत्ता में वेस्टेज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, जो भी वेस्टेज हम लोग डाल देते हैं, ओवर ग्रेजिंग, अवैज्ञानिक कृषि, ठीक है, ओवर फर्टिलाइजिंग, ये सभी चीज़ें आपके जो है मानवीय कारण में आएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मानवीय कारण इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के सिर्फ पॉइंट पॉइंट दे दीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मृदा निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कारक है। प्रभाव उसका क्या पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव, सीधी सी बात है, जब मृदा की गुणवत्ता में कमी होगी, मृदा निम्नीकरण की स्थिति बनेगी तो समाज, अधिकांश जनसंख्या अभी भी जो है पूरे विश्व की बात करें, विकासशील और विकसित देशों की बात करें तो कृषि पर निर्भर है। तो मृदा में गुणवत्ता के कारण से डेफिनेटली मृदा कृषि उत्पादन में कमी आएगा, कृषि उत्पादन में कमी आएगी तो सामाजिक कई सारी समस्याएं बढ़ जाती है। आपका जो है भूखमरी, कुपोषण, इन सब की समस्या मिलेगी, आत्महत्या की समस्या मिलेगी। तो इस तरीके से ये सब समस्याएं, आर्थिक में खाद्यान्न में कमी होगी, खाद्यान्न में कमी होगी तो कृषि अर्थव्यवस्था का योगदान आपके अर्थव्यवस्था में कम होते जाएगा, कृषि का रेशियो कम होते जाएगा, जो आपका सप्लाई और डिमांड और सप्लाई वाला बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा, खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि होगी। ये सभी चीज़ें आपके इकोनॉमिकल इम्पैक्ट में आएंगे। और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डेफिनेटली यदि आपकी कृषि अच्छी नहीं है तो उसके कारण से आत्महत्या की समस्या, मैंने कहा मनोवैज्ञानिक रूप से चिंता, परेशानी, इन सब के कारण से भी जो है किसान आत्महत्या वगैरह की समस्याएं बढ़ रही है, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है आपका जो है। तो ये सभी फैक्टर्स है, दंगे वंगे, भुखमरी, ये सब लूटपाट, ये सब आपके क्या होंगे, आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका जो है मृदा निम्नीकरण के कई सारे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं। विश्व के संदर्भ में कुछ डेटा मैंने निकालने की कोशिश की है कि लगभग 2 अरब हेक्टेयर भूमि जो है, 2 अरब हेक्टेयर भूमि क्या है आपका जो है विश्व में 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण से लगभग 143 मिलियन लोग अपने ही देश के लिए प्रवास कर जाएंगे। ये कुछ डेटा निकाला है मैंने भारत के संदर्भ में, इसरो के द्वारा दिया गया है कि लगभग 30% भूमि क्या है निम्नीकरण के कगार पर खड़ी है। इस तरीके से कुछ आंकड़े भी जो है आपको निकाल करके इस क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो मृदा निम्नीकरण है क्या, उसके कारण समझ में आ गया होगा, उसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक क्या प्रभाव होंगे, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं और आपका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो खुद से भी सोचना है, जरूरी नहीं कि जो लिखा है उसी को याद करना है। सामाजिक प्रभाव में और क्या क्या पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, डाल सकते हैं, तो आपके लिए भी खुला टॉपिक है। ये नहीं कि इतना ही मैंने बताया तो उतना ही आपको लिखना है। और संरक्षण के लिए बहुत सारी चीज़ें, संरक्षण का मतलब है कि इस तरीके से उपयोग कि वर्तमान में हमारे उसकी उर्वरता को क्या कर सके, बढ़ा भी सके और साथ ही साथ उसका उपयोग भी कर सके। तो संरक्षण के उपाय के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट्स लिया हुआ है। मृदा संरक्षण की विधियों में कुछ जैविक विधियां हम लोग यूज कर सकते हैं
और जैविक विधियों के साथ कुछ यांत्रिक और अवनालिकाओं पर नियंत्रण जैसे यांत्रिक विधियां भी यूज कर सकते हैं। तो जैविक विधियों में सस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन, फसल कटने के बाद भूसे से ढका हुआ, समोचित कृषि, पट्टीदार कृषि, ले फार्मिंग, घास उगाना, शुष्क कृषि, अत्यधिक पशुचारण, वृक्षारोपण, इन सबको जो हम लोग बढ़ावा देने की ज़रूरत है। रासायनिक उर्वरकों का यूज कम से कम करना है, जैविक कृषि और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा जितना मैक्सिमम दिया जाए, इकोलॉजिकल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आज की डेट में जीरो फार्मिंग, जीरो बजट कृषि, ये सभी चीज़ें जितने नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके, जीरो बजट कृषि आपके जो है, इन सबको जो है यहाँ पे रखना है। जीरो प्लफिंग कृषि, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे, इन सबको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। फिर से कहीं ना कहीं हमें जो है मृदा संरक्षण के लिए इन सभी उपायों को अपनाने की ज़रूरत है। और कुछ इसके साथ साथ यांत्रिक का मतलब कुछ इंजीनियरिंग तकनीक को भी यूज कर सकते हैं, वेदिका बनाना या स्लोप को इस तरीके से कम करके, जिसको हम लोग कहते हैं टेरेस फार्मिंग, सोपानाकार कृषि कहते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। जल बल की गति अधिक है तो बांध बना करके अपरदना गति को कम कर सकते हैं, ढाल परिवर्तन कर सकते हैं, जहाँ पे अवनालिकाएँ बन चुकी है, गुलीज बन चुकी है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको समतल सपाट करने के लिए कार्य कर सकते हैं। वृक्षारोपण को इन क्षेत्रों में बढ़ावा दे सकते हैं जहाँ पे, तो ये सभी कार्य कर सकते हैं हम लोग मृदा निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के लिए, मृदा समस्या के संरक्षण के लिए। आई बात समझ में? तो खुला टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब थोड़ा सा इसको भी जो है अपने यूनिक तरीके से डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, डेटा, यदि कहीं पे मैप बन सकता है तो मैप, ये सब बना करके आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है, तभी जा कर के आप 10+ मार्क्स ला सकते हैं। अदरवाइज 7.5, 8 मार्क्स आपको हमेशा कॉमन सेंस के हिसाब से लिखेंगे तो आउट ऑफ 50% मार्क्स मिलता रहेगा। लेकिन 8+ आपको लाना है, 10+ जाना है, तो यूनिकनेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ कम शब्दों में बहुत अच्छे लैंग्वेज के साथ आपको लिखना पड़ेगा। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिएटिविटी के द्वारा वहाँ पे डालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।